यस, आज 12th बायो की क्लास में हम देखेंगे कि पारगम्यता, जो कि अपन ने देखा था पादप संबंध में कुछ भौतिक रासायनिक क्रियाएं होती है, उनमें से पहले अपन ने देखा विसरण। अब दूसरी जो भौतिक रासायनिक क्रिया है वो है पारगम्यता। भौतिक रासायनिक का मतलब है कि यहाँ भौतिक क्रिया भी होती है और रासायनिक क्रिया भी साथ में होती है, इसलिए इसको भौतिक रासायनिक क्रिया के अंदर देखा जाता है। तो यहाँ पर पारगम्यता नेक्स्ट आता है परमेबिलिटी। इसमें जो है किसी पदार्थ के अणुओं का कोशिका में प्रवेश और बाहर निकलना जो है वो पारगम्यता कहलाता है। जब कोशिका के अंदर जैसे मान लीजिए जल प्रवेश कर रहा है, तो जल प्रवेश करने के लिए या किसी शक्कर का घोल को कोशिका को शक्कर के घोल में रखा है, तो कोशिका के अंदर चीनी के कण जो प्रवेश करते हैं और बाहर कोशिका रस से जो है पानी के कण बाहर आते हैं, तो ये आने और जाने के लिए, बाहर अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए जो है ये कहलाती है पारगम्यता। और इन दोनों के मध्य में अगर कोई झिल्ली रहती है तो वह पारगम्य झिल्ली कहलाती है। अगर वह विलायक और विलेय के कणों को आसानी से आने जाने देती है तो वह पारगम्य झिल्ली कहलाती है। क्या है? पारगम्य झिल्ली। जैसे कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति में आसानी से जो है पानी और बाहर दूसरे पदार्थ बाहर आसानी से आ सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? कोशिका भित्ति जो है वो पारगम्य झिल्ली कहलाती है। इसी तरह से कुछ ऐसी झिल्लियाँ इसमें होती है जो चयन कर लेती है कि इन पदार्थों के कणों को ही अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा, चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक हो। विलायक यानी पानी के अणु, और पानी के अंदर घुलित अवस्था में जो कण है उन कणों को विलेय कहा जाता है। तो विलेय और विलायक के अणुओं को आने जाने के लिए जो मार्ग बनाती है और उनमें से चयन कर लेती है कि इनको जाने देना है, तो वह कहलाती है चयनात्मक या वर्णात्मक झिल्ली। दूसरी क्या है? चयनात्मक। जैसे कि कोशिका झिल्ली होती है, हम देखते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है वह प्रोटीन के साथ घुलित अवस्था में पदार्थ को अंदर आने देती है, छोटे अणुओं को, और अगर बड़े अणु हैं तो वो बाहर ही रह जाते हैं, यानी कि वह उनका चयन करती है कि हमें बहुत छोटे महीन कण हैं उन्हें विलायक के साथ घुलित अवस्था में अंदर लेना है, तो यह कहलाती है चयनात्मक झिल्ली। तीसरी होती है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब है कि केवल विलायक के अणु ही उसके द्वारा अंदर या बाहर निकल सकते हैं, और विलेय के अणु न प्रवेश करेंगे न बाहर निकलेंगे, वह कहलाती है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पारगम्यता के अंदर जो है पदार्थ के पूर्ण पार होने में विलेय और विलायक दोनों ही कोशिका के अंदर प्रवेश और कोशिका से बाहर निकल जाते हैं, तो वह पारगम्य कहलाता है। और अगर कोशिका के अंदर प्रवेश करने में उन्हें चयन करना होता है तो चयनात्मक झिल्ली कहलाती है, और चयनात्मक पारगम्यता कहलाती है। और अगर केवल विलेय के अणुओं को रोककर केवल विलायक के अणु ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं, तो वह अर्धपारगम्य कहलाता है। तो यह हुई आपके पारगम्यता। अब नेक्स्ट आता है, अपने पॉइंट आता है परासरण, ऑस्मोसिस। जैसा कि हम जानते हैं कि परासरण जो है विसरण का ही रूप है, लेकिन इसमें विसरण के लिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। यहाँ पर विसरण जो है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। यहाँ विसरण जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विसरण होता है, और उस विसरण के लिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। तो वह
परासरण कहलाता है। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा दो अलग अलग विलायकों के अणु का मिश्रण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है तो वह परासरण कहलाता है। परासरण के लिए एक प्रयोग है, उस प्रयोग में उसको हम कहते हैं थिसिल-कीट प्रयोग। इस प्रयोग में एक थिसिल-कीट लेते हैं और इसमें शक्कर का घोल भर देते हैं और इसको यहाँ कीट के ऊपर एक चमड़े की थैली, चर्म की थैली या चमड़े की थैली कर दीजिए, चमड़े की थैली से पैक कर दिया जाता है और अब इस थिसिल-कीट को उल्टा पानी से भरे बीकर में ये पानी से भरा बीकर है, इसमें रख देते हैं। अब इसको हम कुछ समय तक पड़ा रखते हैं। इसके यहाँ अपन निज़र कर लेते हैं कि ये इसका निशान जो है वो यहाँ पर है, इसका निशान जो है वो यहाँ पर है और कुछ समय बाद हम इसको देखते हैं इसका लेवल जो है वो यहाँ आ रहा है, लेकिन बाद में ये लेवल बढ़ गया है। तो ये लेवल बढ़ना जो है ये किस कारण से हुआ? परासरण के द्वारा, कि यहाँ पर जो है चमड़े की थैली बांधी, जिससे क्या हुआ, इसके कण बाहर नहीं आ पाए। अर्धपारगम्य, ये क्या है? अर्धपारगम्य, ये अर्धपारगम्य थैली है तो इसके कण बाहर आ सकते हैं, है ना? और ये इसके कण बाहर नहीं आ सकते हैं और इसके कण अंदर से, ये पानी के कण जो है इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? विलायक है और ये क्या है? विलयन है। विलयन है, विलयन क्या है? किसी पदार्थ का घुला हुआ रूप है। शक्कर का घोल है तो शक्कर का शर्करा का घोल क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा और पानी विलायक कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि इस झिल्ली के द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पानी के कण जो है वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ये प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करके इसके आयतन को बढ़ा देते हैं। तो ये है आयतन में बढ़ा हुआ भाग जो है ये कहलाता है, ये क्या कहलाता है? परासरण। ये कहलाता है परासरण, कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कण जो है वो प्रवेश करते हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, उनमें विसरण होता है तो वह कहलाता है परासरण। तो इस प्रकार से हम इस प्रयोग के द्वारा देखते हैं कि परासरण इस प्रकार से होता है। अब इन परासरण जो है अंतःपरासरण और बहिःपरासरण दो प्रकार का
बहिःपरासरण। अंतःपरासरण जो है इसमें अल्प परासारी विलयन के अंदर कोशिका को रखा जाता है। ये कोशिका है, ये अल्प परासारी है। अल्प परासारी विलयन का मतलब है कि विलयन की सांद्रता कोशिका रस से कम है, यानी इसकी सांद्रता अधिक है और इसकी सांद्रता कम है। जब इसकी सांद्रता कम है और इसकी सांद्रता अधिक है तो परासरण क्या कहता है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो है विसरण होता है। कम सांद्रता से इसकी ओर विसरण होगा तो क्या होगा? कोशिका थोड़ी फूल जाएगी। तो कोशिका फूल जाएगी, यानी कि कोशिका को जब अल्प परासारी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका रस में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि परासरण जो है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। दूसरा है तो ये क्या है? अंतः परासरण। ये अंदर की तरफ ये पानी के कण जो है ये अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, अतः ये अंतः परासरण कहलाता है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि कोशिका को जब अति परासारी विलयन में रखा जाता है और इसकी सांद्रता, ये कोशिका है, इसके रस की सांद्रता यानी जीवद्रव्य की सांद्रता अधिक है, कोशिका रस की सांद्रता कम है, सॉरी अधिक है। अल्प परासारी विलयन की सांद्रता कम होती है और अति परासारी विलयन की सांद्रता अधिक होती है। अब यहाँ पर कोशिका रस की सांद्रता कम है और अति परासारी विलयन की सांद्रता अधिक है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जीव द्रव में से, कोशिका के जीव द्रव में से पानी के कण जो है वो अधिक सांद्रता की ओर बढ़ेंगे और अधिक सांद्रता की ओर बढ़ने पर कोशिका जो है, कोशिका झिल्ली से जीव द्रव्य अपना स्थान छुड़ा लेता है और यह अंदर की ओर आ जाता है। तो ये आगे आपके जीवद्रव्य कुंचन में आएगा, उसमें बताएंगे। तो अभी तो केवल है कि कोशिका रस से पानी के कणों का बाहर निकलना बहिःपरासरण कहलाता है। अगर कोशिका को अति परासारी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका में उपस्थित जीव द्रव्य से पानी के कण अति परासारी विलयन में आने लगते हैं, तो यह बहिःपरासरण कहलाता है। यानी अंतः परासरण में जो है कोशिका रस के अंदर पानी के कणों का अंदर की ओर जाना जो है वो अंतः परासरण कहलाता है और कोशिका रस से पानी के कणों का विलयन में आना बहिःपरासरण कहलाता है। तो ये हुआ आपके अंतः परासरण और
वही परासरण। अब आता है आपके कि परासरण का महत्व क्या है। पादप के लिए परासरण का महत्व क्या है। पहला पॉइंट आता है परासरण के महत्व में, मूल रोम द्वारा जल व खनिजों का अवशोषण। मूल जल व खनिजों का अवशोषण। ये परासरण की क्रिया के द्वारा इनमें विसरण होता है, लेकिन विसरण के साथ साथ विसरण कैसे होगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ के कणों का जो गमन होता है वो विसरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर विसरण जो है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, तो वो परासरण कहलाता है। और मूल रोम द्वारा जल और खनिजों का अवशोषण जो है वो परासरण के द्वारा होता है। और इसके बाद विभिन्न भागों तक अवशोषण तथा विभिन्न भागों तक विभिन्न मूल रोम द्वारा जल और खनिज अवशोषित किया जाता है, और इस अवशोषित जल और खनिजों को विभिन्न भागों तक, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना विसरण के द्वारा होता है। देन नेक्स्ट है पॉइंट, कोशिकीय क्रियाओं में कोशिका स्फीत अवस्था कोशिका की स्फीत अवस्था परासरण से ही संभव है। अब हम देखेंगे ये स्फीत अवस्था कहाँ जरूरत होती है, यह हम बाद में देखेंगे। जैसे रंध्रों का खुलना व बंद होना, उसमें कोशिका की स्फीत अवस्था होती है, तो कोशिका की स्फीत अवस्था जो है परासरण के द्वारा ही संभव है। देन तीसरा है तरुण कोशिका की वृद्धि। तरुण कोशिका यानी जो नई नई कोशिकाएं बन रही है और उनकी वृद्धि जो होती है वो परासरण के द्वारा ही संभव है। और नेक्स्ट है पादपों के हिमीकरण और शुष्कीकरण के प्रति प्रतिरोधी क्रिया है। पादपों के हिमीकरण और शुष्कीकरण के प्रति प्रतिरोधी क्रिया है, यानी परासरण के द्वारा जो है हिमीकरण यानी बर्फ जमने वाली स्थिति पादपों में नहीं होती है, और शुष्कीकरण पादप को सूखने से भी बचाने के लिए वाष्पीय परासरण जो क्रिया है वो उस पर प्रभावी है। तो यह प्रतिरोधी का कार्य करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि
परासरण के महत्व में उन रोग द्वारा जल व खनिजों का अवशोषण, कोशिकीय क्रियाओं में स्फीत अवस्था, इसके द्वारा तरुण कोशिकाओं में कोशिका वृद्धि और पादपों के हिमीकरण और शुष्कीकरण के प्रति प्रतिरोधी क्रिया जो है वह परासरण होती है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे जीव द्रव कुंचन और विकुंचन तथा कोशिका में उत्पन्न होने वाले दाब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।